हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो यह वीडियो होगा वह संबंधित होगा प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए ही वीडियो होगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि मेरे द्वारा लगातार डीएलएड 75 अंक की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं। डीएलएड जो है महत्वपूर्ण सेक्शन है आपके प्रधान शिक्षक परीक्षा में। 75 अंक यहीं से आपके तय होने हैं। 75 नंबर का आपको डीएलएड और 75 नंबर के जीके जीएस आने हैं। तो डीएलएड की पूर्ण तैयारी के लिए मैंने जो डीएलएड यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला शुरू की है, यानी जो आपको 8 इकाई पढ़ने हैं डीएलएड के 75 नंबर के लिए, और उन 8 इकाइयों के 60 टॉपिक को पढ़ने हैं। उन 60 टॉपिक को पढ़ने के उद्देश्य से मैंने सीरियली जो डीएलएड के यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला शुरू की है। उस कड़ी में आज 22वां यह प्रैक्टिस सेट होगा, और इसके पूर्व में भी हम लोगों ने 21 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। और उन 21 प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से हम लोगों ने यूनिट 6 तक को पूर्ण कर लिया है। और 6 यूनिटों के सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप उन सभी प्रश्नों को और उन प्रश्नों के साथ बताए गए सभी व्याख्या को अगर अच्छे ढंग से आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा आपकी अच्छी जाएगी और बेनिफिशियल आपको यह वीडियो देखना साबित होगा। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह होगा यूनिट 7 से संबंधित होगा, और यूनिट 7 का पार्ट 1 होगा। यानी पार्ट 1 का सेंस यह हुआ कि यूनिट 7 में भी आपको लगभग 8 टॉपिक को कवर करने हैं। उन 8 टॉपिकों को अलग अलग पार्ट में उसके क्वेश्चन आंसर को और व्याख्या सहित लेकर के मैं आऊँगा, ताकि एक प्रश्नों के साथ आपको कई प्रश्न क्लियर हो जाएं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार के प्रश्न आपसे डीएलएड से संबंधित पूछे जाएं तो आपके उसमें प्रश्न छूटे नहीं। तो यदि पिछले 21 प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से हमने जो 6 इकाई को पूर्ण रूप से पढ़ा है, यदि उनको अब तक आपने नहीं देखा होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्रधान शिक्षक सेक्शन में जाकर उन सभी वीडियो को देख लेंगे। विश्वास दिलाता हूं कि अन्य माध्यमों से भी तैयारी आप कर रहे होंगे, लेकिन जब आप परीक्षा कक्ष में बैठेंगे प्रधान शिक्षक के, तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा लाए गए डीएलएड 75 अंक की तैयारी से संबंधित जो यूनिट वाइज श्रृंखला है और 2020 श्रृंखला जो 8 इकाई से कंबाइंड मैं ला रहा हूँ, उन सभी को यदि आप देखे रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही आपको बेनिफिशियल साबित होंगे। और यह भी गारंटी देता हूं कि बड़े बड़े ब्रांड जो आपके सिलेबस से इतर पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ से यदि आप पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है परीक्षा में। तो उन सभी प्रैक्टिस सेटों को आप देख लेंगे। और यदि आप चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी जो प्रधान शिक्षक से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट आए या तैयारी से संबंधित जो वीडियो आए उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं यह 7वें इकाई से जुड़े प्रश्न होंगे, पार्ट 1 होगा। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय समाज में जो समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप हैं, यानी हाशिए का समाज। हाशिए का समाज का अर्थ होता है कि वैसे उपेक्षित वर्ग जिनको समाज में अलग अलग वर्गों में बांटने के बाद उनको वह सामाजिक हक न्याय नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। या जेंडर अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता है समाज में, या फिर विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांगजन बच्चे जो हैं, इनके बारे में इस टॉपिक में पढ़ने हैं कि भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप क्या हैं और उनसे संबंधित प्रश्न जानने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें इस प्रश्न को देखने से पहले कि समावेशन और अपवर्जन क्या होता है। तो भारतीय समाज में समावेशन का अर्थ हुआ कि वैसा समाज जहाँ हाशिए पर जो उपेक्षित वर्ग हैं उनको भी समाज में समान महत्व मिले, जेंडर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, स्त्री हो पुरुष हो सभी को एक समान उनका न्याय मिले, हक मिले। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को भी समाज से अलग रखकर नहीं देखा जाए, समाज में एक साथ लेकर के चला जाए। इसी अवधारणा को समावेशन कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत जब हाशिए के समाज यानी जो विभिन्न वर्गों में जातियों में वर्गीकृत समाज हैं, या जेंडर के आधार पर पुरुष स्त्री इत्यादि में, या विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे हैं,
इन सबों का सामाजिक रूप से बहिष्कार होता है और सामाजिक रूप से बहिष्कार के कारण वे समाज के मुख्य धारा में नहीं रहते हैं और उनको जो सामाजिक न्याय और हक मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है, उसको अपवर्जन कहते हैं। तो समावेशन और अपवर्जन को हम लोगों ने जाना और इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जेंडर यानी लिंग शब्द जो होता है वह पुरुष और स्त्री के व्यवहार के किस धारणा को अभिव्यक्त करता है। यानी पुरुष से संबंधित और स्त्री से संबंधित यदि अलग अलग धारणा है जेंडर से संबंधित, तो वह किसको अभिव्यक्त करेगा। आधुनिक यह अवधारणा होगी या फिर रूढ़िवादी अवधारणा होगी यह, या व्यवहारिक होगी। तो देखिए, जब पुरुषत्व और स्त्रीत्व के व्यवहार की अलग अलग धारणाएं होंगी तो यह निश्चित रूप से आधुनिक भी इसको नहीं माना जा सकता है, व्यवहारिक भी नहीं माना जा सकता है। इसको रूढ़िवादी धारणा मानी जाएगी। रूढ़िवादी का अर्थ होता है कि इसमें सही गलत का हम लोग चुनाव नहीं करते हैं। जो रीति रिवाज और जो है समाज में जो पहले से चली आ रही रीतियां हैं उसको हूबहू हम लोग मानते जाते हैं, उसी को रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। तो समाज में जो पुरुष और स्त्री के बीच में भेद है वह जो है कई युगों से चलता आ रहा है और उसको यदि माना जाता है तो इसी धारणा को रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि महिलाओं की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण क्या है। यानी समाज में जो महिलाओं की स्थिति यदि दयनीय है तो उसका प्रमुख कारण क्या है। तो समाज में यदि महिलाओं की दयनीय स्थिति है तो मातृ सत्तात्मक समाज तो नहीं होगा, क्योंकि यदि मातृ सत्तात्मक समाज होता तो महिलाओं को इसमें उनका हक मिलता और उनकी स्थिति दयनीय नहीं होती। आधुनिक स्रोत भी नहीं होगा। विकास से भी संबंधित पितृसत्तात्मक समाज जो होता है इसमें पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है और इसी कारण से महिलाओं की दयनीय स्थिति हो जाती है। तो पितृसत्तात्मक समाज जो होता है वह महिलाओं की स्थिति दयनीय होने का प्रमुख कारण होता है। अगला और 3 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक पार्श्वीकरण के प्रमुख क्या हैं। यह व्यक्तिगत होता है या सामूहिक होता है। तो जो सामाजिक पार्श्वीकरण होता है वह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होता है। राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। आज के इस 22 नंबर प्रैक्टिस सेट का चौथा प्रश्न है कि सामाजिक असमानता का जन्म किस रूप में होता है। यानी समाज में जो असमानता एक गैप बनती है, चाहे वह विभिन्न जातियों के बीच में हो, हाशिए का समाज हो, जेंडर के बीच में हो, यानी महिला पुरुष के बीच में जो आपको असमानता हो, या दिव्यांग बच्चों सामान्य बच्चों इन दोनों के बीच में जो असमानता हो, इसका जन्म किस रूप से होता है। तो त्वरित रूप से होता है कि प्रवाह रूप से होता है कि एक सीरियल वाइज जो होता है वैसे होता है। तो देखिए, त्वरित भी नहीं होता है, प्रवाह में भी नहीं होता है, क्रम एक बना हुआ है और उस क्रमिक रूप में असमानता का जन्म होता है। क्योंकि यह एक दिन में असमानता नहीं बनी है, यह धीरे धीरे बनती आ रही है असमानता जो आज तक बनी हुई है। इसीलिए क्रमिक रूप से सामाजिक असमानता का जन्म होता है। यूनिट 7 के पार्ट 1 का 5वां प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की गई है। दिव्यांगता का अर्थ यह होता है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो बच्चे या जो व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से अलग होते हैं और उनकी मानसिक क्षमता उनसे कम होती है या शारीरिक रूप से उनसे वे असक्षम होते हैं, उन लोगों को दिव्यांग के श्रेणी में रखा जाता है और दिव्यांग की श्रेणी तय की जाती है। तो दिव्यांगता की जो पहले श्रेणी तय की गई थी तो इसमें 8 प्रकार के दिव्यांगों को रखा जाता था, लेकिन अब 8 प्रकार के दिव्यांगता को बढ़ा करके और इसको 21 प्रकार की दिव्यांगता इसमें शामिल कर दी गई है। 8 के जगह पर अब 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है। यानी जैसे आँख के जो दोष वाले होते हैं जिनको दिखता नहीं है वह एक हो गया, दृष्टिबाधित हो गया, कम दृष्टि हो गया, कुष्ठ विकार हो गया, बहरापन हो गया, बौनापन हो गया, बौद्धिक विकलांगता हो गया, मानसिक बीमारी हो गई, भाषागत विकलांगता हो गया। इस प्रकार से 21 श्रेणी रखी गई है ऑफिशियली और उन 21 श्रेणी के लोगों को विकलांग यानी दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाता है और उनको उस आधार पर आरक्षण दिया जाता है।
अगला और छठा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है और तर्क दिए गए हैं। इन तर्कों को, दो तर्क दिए गए हैं ए और आर, इनके बारे में इन तर्कों को तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। पहला है कि लैंगिक असमानता असमान शक्ति संबंधों के द्वारा उत्पन्न होती है। तो जो पुरुष और स्त्री के बीच में असमानता होती है वह असमान शक्तियों के द्वारा जो है यह उत्पन्न होती है। दूसरा है कि असमान शक्ति संबंध व्यक्तियों में भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, लैंगिक असमानता जो होता है असमान शक्ति के संबंधों के द्वारा उत्पन्न होता है, यह सही है। लेकिन व्यक्तियों में भिन्नता के कारण असमान शक्ति संबंध उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए ये सही है किंतु आर गलत है। आज के इस 22 नंबर प्रैक्टिस सेट के 7वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। यानी जो जाति की व्यवस्था चली आ रही है और समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, इसकी विशेषता क्या नहीं है। तो इसकी विशेषता जो नहीं है वह छांटना है। तो बहिर्विवाह जो है यह इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि इसके विशेषताओं में शामिल है कि जाति की विशेषता में यह शामिल है कि सेम जाति में, यानी जो जिस जाति के हैं अपने जाति में शादी करने का बंधन रहता है और दूसरे जातियों में शादी करने पर प्रतिबंध रहता है, यह जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत होता है। जबकि बहिर्विवाह का अर्थ है यानी अंतर विवाह, आप किसी भी जाति किसी भी समाज में आप शादी कर सकते हैं, तो यह जाति की विशेषता नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक स्तरीकरण के कौन से दुष्प्रभाव हैं। यानी समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, विभिन्न जातियों में बांटा गया है और उसमें जो असमानता होते जाती है, इससे कौन से दुष्प्रभाव समाज पर पड़ते हैं। तो सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल, जब समाज का स्तरीकरण हम करेंगे, विभिन्न वर्गों में बांटेंगे, तो समाज इससे टूटता है और सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन मिलता है। ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा है कि विद्रोह की संभावना। तो जब अलग अलग समाज में अलग अलग जाति में बटे हुए लोग रहेंगे, वर्गों में बटे हुए रहेंगे, तो विद्रोह की भी संभावना बनी रहती है। तीसरा है कि समाज में असुरक्षा की भावना। बिल्कुल, असुरक्षा की भी भावना इससे उत्पन्न होती है समाज के स्तरीकरण से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी सही हैं और बीपीएससी के ऑप्शन के अनुसार भी चौथा ऑप्शन जो देगा उपरोक्त में एक से अधिक उस ऑप्शन के साथ जाएंगे। आप अब जान चुके होंगे, विभिन्न प्रैक्टिस सेटों में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा में ये 4 ऑप्शन नहीं आएंगे, 4 के जगह पर 5 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से 3 ऐसे ही समान ऑप्शन रहेंगे और जो चौथा ऑप्शन होगा वह उपरोक्त में से एक से अधिक होगा और 5वां ऑप्शन जो होगा वह उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यानी यदि 3 और सामान्य ऑप्शनों में से एक से अधिक सही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, हालांकि डीएलएड में तो खास करके ऐसे आपको देखना होगा, क्योंकि डीएलएड में चौथे और 5वें ऑप्शन में आपको फंसने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। बीपीएससी का यह एक खासियत है कि यह ऑप्शन के माध्यम से अभ्यर्थियों को फंसाता ही है। तो चौथा ऑप्शन जो होगा, अगर एक से अधिक ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहे हैं और सही हैं, 2 सही हो या तीनों सही हो, तो चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे उपरोक्त में एक से अधिक। और दिए गए तीनों ऑप्शन जो सामान्य ऑप्शन होंगे वे नहीं सही होंगे, तो आपको 5वें ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं के साथ जाना होगा। इसलिए 5 ऑप्शन के साथ मैंने एक प्रैक्टिस सेट शुरू किया है जो 2020 प्रैक्टिस सेट के नाम से, यानी 2020 सीरीज के नाम से है, जिसमें मैं 20 प्रश्नों को अपने से बना करके ला रहा हूं और वह 5 ऑप्शन के साथ बीपीएससी के तर्ज पर हूबहू, और वो भी वैसे हूबहू प्रश्न की बीपीएससी वैसे ही आपको प्रश्न और ऑप्शन में फंसाने का कोशिश करता है। तो यदि उन वीडियो सीरीज को आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्रधान शिक्षक सेक्शन में जाकर उसको निश्चित रूप से देखेंगे, ताकि 5 ऑप्शन के साथ परीक्षा फेस करने का आपको थोड़ा बहुत अनुभव पहले से हो जाए। 9वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित इन कारणों की पहचान करिए जो शारीरिक विकलांगता के जिम्मेदार नहीं हैं। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा जिम्मेदार नहीं है शारीरिक विकलांगता की। तो रीढ़ की हड्डी में चोट, तो रीढ़ की हड्डी में भी चोट यदि गंभीर आ जाती है
तो इससे भी विकलांगता हो जाती है, मस्तिष्क की चोट से भी हो जाती है, दिमागी बुखार से भी विकलांगता हो जाता है। यानी दिए गए तीनों ऑप्शन ही जिम्मेदार हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कौन जिम्मेदार नहीं है। और बार बार मैं इस बात को भी बताता हूँ कि परीक्षाओं में हम लोगों को यह भी देखना होगा कि हैं और नहीं हैं। अगर नहीं वाले पर ध्यान नहीं गया और सीधा दिख लिए विकलांगता के जिम्मेदार कौन है, तो तुरंत कोई एक ऑप्शन चुन लेंगे, लेकिन है और नहीं पर विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो चूंकि तीनों हैं इसलिए ये तीनों ऑप्शन आंसर नहीं होंगे, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। और बीपीएससी में 5वें ऑप्शन में यह दिया रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उसके साथ आपको जाना होगा। 10 नंबर प्रश्न है कि दिव्यांगता को किस अधिनियम में प्रमाणित किया गया है। तो दिव्यांगता को जो प्रमाणित किया गया है वह अधिनियम 1995 है। और 1995 अधिनियम के धारा जो 2 है, धारा 2 के अंतर्गत जो ग है, धारा 2 का ग है, उसके अंतर्गत अधिनियम 1995 के धारा 2 के ग में दिव्यांगता को प्रमाणित किया गया है। और 2014 से पहले दिव्यांगता के जगह पर विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 2014 से अब विकलांग के जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। 11 नंबर प्रश्न है कि किस विद्वान ने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कारण माने हैं कि जाति की जो व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति, किसी ने समाज को इसको बताया है कारण, किसी ने धर्म को माना है, किसी ने वर्ण व्यवस्था को माना है, किसी ने कार्य को माना है, किसी ने अमीर गरीब को अंतर माना है कि इससे जाति उत्पन्न हुई है। कुछ लोगों ने जो है कई वर्ग बांटे हैं, जैसे जो शासन करने वाले शासक वर्ग हैं, अशासक विशिष्ट वर्ग हैं, अवशिष्ट वर्ग हैं। इस अनुसार विभिन्न समाज शास्त्रियों ने अलग अलग तरीकों से जाति के उत्पत्ति को अपना जो है उसका सिद्धांत दिया है। तो ये इस प्रश्न में है कि जाति की उत्पत्ति का धर्म को किसने माना है। तो मैक्स वेबर जो एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने ही धर्म के आधार पर जाति की उत्पत्ति मानी है। और इसके अलावे होकाट और सेनाट हैं, 2 समाजशास्त्रियों का नाम आपको और याद रखना है। एक का नाम है होकाट और दूसरे का नाम है होकाट और सेनाट। इन्होंने भी प्रमुख रूप से यह सिद्धांत दिया कि जाति प्रथा की उत्पत्ति धर्म से हुई है। 12 नंबर प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा कई सारे पुस्तक भी लिखे गए हैं और उनको भी आपको पढ़ना है। और बाकी इकाइयों में भी शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दिए गए कथन और साथ ही साथ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों, इन सभी के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया किसने लिखा है। तो केतकर द्वारा, एक समाजशास्त्री हैं केतकर, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया लिखा है और इसके लेखक केतकर हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है। तो देखिए, ऋग्वेद में भी जाति शब्द का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, राइट आंसर बी हो जाएगा कि 10वें मंडल में जाति शब्द का प्रयोग किया गया है। और वहाँ पर जातियों को कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसका जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। 14 नंबर प्रश्न है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय को ही जाति के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना है, किन्होंने माना है। तो मैंने बताया है कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं कि जाति की उत्पत्ति किससे हुई है। उसी में एक नेस्फील्ड महोदय हैं और नेस्फील्ड महोदय ने माना है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। 15 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आज के 22 नंबर प्रैक्टिस सेट का 15 नंबर प्रश्न है कि वीरस्टीड ने वर्गों के निर्धारण कितने आधार बताए हैं। तो वीरस्टीड ने वर्गों के निर्धारण के जो कुल प्रकार बताए हैं, आधार बताए हैं, वे 7 आधार बताए हैं।
और इन 7 आधारों को आप नोट कर लेंगे। 7 आधार हैं संपत्ति, धन, परिवार, नातेदारी, निवास स्थिति, व्यवसाय की जो प्रकृति है वह, और शिक्षा एवं धर्म। यह 7 आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। देखिए, मैं जो भी प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ उसमें किसी में बहुत ही अधिक व्याख्या की आवश्यकता है। जो ज़्यादा टॉपिक हैं, ज़्यादा प्रश्न उनसे बनेंगे, और जिससे कम प्रश्न बन सकते हैं उसमें कम व्याख्या के साथ। तो सभी प्रैक्टिस सेट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग सिलेबस जितने हैं उन सभी सिलेबस को पूर्ण करने के उद्देश्य से कि कम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपकी तैयारी पूरी हो जाए, इसलिए 8 इकाई के जो सीरियली या प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उसमें मैं एक प्रश्नों के साथ उससे जुड़े सभी प्रश्न आपसे निश्चित रूप से बन जाएं, इसलिए व्याख्या करते मैं आ रहा हूं। तो यदि आपको उचित लगे तो आप उन व्याख्या को नोट आउट करते चलेंगे और लिखे हुए रहेंगे। तो जब परीक्षा नज़दीक आ जाएगा, बार बार अभी परीक्षा एक्सटेंड किया जा रहा है, लेकिन जून के लास्ट तक संभावना है कि परीक्षा हो जाएगी। तो परीक्षा जब नज़दीक आएगा तो एक बार उन सभी को आप नोट किए रहेंगे तो देख लेंगे, तो बहुत ही बेनिफिशियल आपको साबित होंगे परीक्षा में। आप बड़े ब्रांड और अधिक व्यू इन सब के चक्कर में नहीं पड़े। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही प्रैक्टिस सेट को देखें पढ़ें, लेकिन आप एक बार ज़रूर जो सिलेबस है, जो 8 इकाई है डीएलएड के और 60 टॉपिक हैं, उन 60 टॉपिक को सामने रखकर, 8 इकाई के सिलेबस को सामने रखकर जो बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए हैं, यदि नहीं देखे होंगे तो वो भी प्ले लिस्ट में जाएंगे और पूरा सिलेबस ऑफिशियल मैंने आपके सामने रखा है। तो उस दिए गए सिलेबस के अनुसार आपको जहाँ भी स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं, चाहे हमारे द्वारा मिल रहे हो या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर, निश्चित रूप से आप उस सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें, सिलेबस के अनुसार ही देखें। क्योंकि अधिकांश जगहों पर जल्दबाजी में जो बीएड के पूरे सिलेबस हैं या सीटेट के सिलेबस हैं उन पूरे को उठा करके रख दिया गया है। समय कम है, उस सागर में गोता लगाने से आपको हाथ नहीं लगने वाला है। आपको अपने 60 टॉपिक और 8 इकाई जहाँ भी कवर हो रहे हैं और जहाँ भी अच्छे से समझ में आ रहा है उसको आप देखें और उसको पढ़ें। उसी उद्देश्य से और उसी की कोशिश मेरे द्वारा की जा रही है कि 60 इकाई से एकदम टू द सिलेबस मैं लेकर के आ रहा हूं, और प्रैक्टिस सेट, प्रश्न और व्याख्या सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अनुसार ही, ताकि कम समय में अधिक से अधिक आपकी तैयारी हो सके। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में कार्यशील महिलाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी जो महिलाएं हैं हमारे समाज में, कार्यशील जो महिलाएं हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वह कौन कौन 3 श्रेणी है? तो 3 श्रेणी होती है। एक घरेलू कार्यशील महिलाएं जिसको हाउसवाइफ कहते हैं, वह घर में ही रहकर कार्य करती हैं। दूसरी होती है नौकरी पेशा महिलाएं जो बाहर में नौकरी करती हैं, चाहे वह सरकारी हो प्राइवेट हो, किसी प्रकार की नौकरी में हैं। दूसरी जो श्रमिक वर्ग की महिलाएं हैं, मजदूरी करती हैं, उन प्रकार की महिलाओं को एक श्रेणी में रखा गया है। इस तरह से इन 3 प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। राइट आंसर चौथा हो जाएगा। उपरोक्त में सभी सही हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि दिव्यांगता के लिए किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप से कितने प्रतिशत अक्षम होना उनको अनिवार्य है? उनकी जो अक्षमता है कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? तो देखिए, जो 40% शरीर से दिव्यांग हैं और कार्य करने में असमर्थ हैं और 40% हैं, तो इस 40% वाले लोगों को जो है आरक्षण दिया जाता है, और वह आरक्षण 4% होता है और 4% आरक्षण इनको दिया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो है उत्तराखंड के देहरादून में है, और वहाँ दृष्टिबाधित संस्थान अवस्थित है। भारत भर के दृष्टिबाधित लोगों के कल्याण उत्थान के लिए यह संस्थान बनाया गया है। 19 नंबर प्रश्न है कि मानसिक पिछड़ेपन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारण क्या हैं? मानसिक रूप से यदि बच्चे जो पिछड़े होते हैं उसका क्या कारण होता है? वंशानुक्रम होता है कि शारीरिक कारक होता है कि संवेगात्मक कारक होता है कि ये सभी होते हैं? तो मानसिक रूप से पिछड़ेपन के वंशानुक्रम होता है, यानी जो है
अनुवांशिकता का भी असर पड़ता है मानसिक पिछड़ेपन में। शारीरिक कारक यानी शारीरिक विकास यदि कमजोर होगा, कम होगा, तो मानसिक विकास भी कम होगा। संवेगात्मक कारक भी होता है और साथ ही साथ समाज शास्त्रीय कारक, परिवार समाज का भी असर पड़ता है मानसिक पिछड़ेपन में। तो ये सभी जो है मानसिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी कारण है। 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न फिर कथन दो दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर है। दोनों के बारे में आपको बताना है कि क्या सही है, किसकी व्याख्या सही है, नहीं है। तो कथन ए है कि लिंग को स्त्री और पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार पर संचरित किया जाता है। सही बात है कि समाज में जो असमानता है वह स्त्री पुरुष के क्षेत्रों के तहत किया गया है और सभी स्त्रियां अपने परिवारों और समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है। जरूरी नहीं है कि यह असमानता सभी परिवार समुदाय में एक समान है। किसी में यह असमानता बहुत ही कम है, किसी में यह बहुत ज़्यादा है। शिक्षित समाज में यह असमानता कम है, अशिक्षित समाज में यह असमानता ज़्यादा है। तो इसलिए दोनों ही सही है और आर जो है यह कथन जो है कारण जो है इसकी सही व्याख्या है। तो इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ये की सही व्याख्या है। इस तरह आज हम लोग जो यह देखे यह 22 नंबर प्रैक्टिस सेट था जो इकाई 7 के हम लोग पहले टॉपिक को देखे हैं और इकाई 7 का यह जो है पार्ट 1 था और अगले पार्टों में बाकी टॉपिकों को लेकर के आऊँगा और उसकी जितनी उचित समुचित व्याख्या हो सकती है उस व्याख्या के साथ और एक प्रश्नों के साथ जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको वहाँ पर लेकर के आऊँगा। और पीछे 6 जो यूनिट समाप्त किए गए हैं उन सबको और आगे भी आने वाले सभी प्रैक्टिस सेटों को देखते रहने के लिए चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे जो भी प्रैक्टिस सेट या प्रधान शिक्षक, शिक्षक जगत से जुड़ी हुई खबर आए वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कोशिश है कि आगे भी जीके जीएस से संबंधित या फुल प्रैक्टिस सेट 75 अंक के डीएलएड इन सभी से संबंधित भी प्रैक्टिस सेट लाए जाएँ। लेकिन अभी कोशिश है कि पहले सीरियली 8 यूनिट को हम लोग समाप्त कर लेते हैं ताकि जब सीरियली हम लोग एक एक करके 8 यूनिट को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब कंबाइंड रूप से प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो बनाने में ज़्यादा आनंद आएगा, रुचि मिलेगी बनाने में। और साथ ही साथ हमको यह भी आभास होगा कि 8 यूनिट सीरियली पढ़ने के बाद हमारी तैयारी कितनी पहुंच चुकी है। तो अपने तैयारी को विभिन्न माध्यमों से जैसे भी आप पढ़ रहे हैं उसको जारी रखें। और अब मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट के साथ, इकाई 7 के ही अगले पार्ट के साथ मिलेंगे जिसमें बेहतरीन प्रश्नों के संग्रह और साथ ही साथ उसके व्याख्या के साथ नए वीडियो सीरीज को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक इस वीडियो सीरीज को हम लोग यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।